दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आज कैसे जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल के लड़ाकों को कर दिया ढेर। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों ईवीएम बैन की मांग अब बहुत ज़्यादा तुल पकड़ चुकी है। कैसे मध्य प्रदेश में सबूत सामने दिए दिग्विजय सिंह ने कि ईवीएम हैक हुई थी, और आखिरकार क्यों दोस्तों हिजबुल्लाह के लड़ाके अंदर घुस गए इजराइल के और मचा डाली तबाही। तो तमाम खबरों पर बात होगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल ईवीएम के मुद्दे ने पकड़ लिया तुर, लोग बोले ईवीएम को करो बैन। आपको बताते चले फिलहाल विपक्ष ने सवाल उठाया कि ईवीएम के हैक से ही बीजेपी चुनाव जीतती है, और आपको बताते चले एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 2003 से ईवीएम के खिलाफ रहा हूं, जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी तब तक बीजेपी जो है यहाँ पर इसी तरीके से घोटाले करती रहेगी। आपको बताते चले उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम को बैन होना चाहिए क्योंकि ईवीएम एक गलत तरीका है चुनाव कराने का। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले मच गई इजराइल में तबाही। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अंदर घुसकर दोस्तों मारा इजराइल के लड़ाकों को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इजराइल की सेना के ऊपर हमलावर हो गया है हमास के लड़ाके। हमास के लड़ाकों ने दोस्तों इजराइल की सेना को ढेर कर दिया। आपको बताते चले कल उसने इजराइल में घुसकर तबाही मचाई, जिससे जो है कहीं ना कहीं इजराइल बैकफुट पर आ गया। एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल हिजबुल्लाह के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। टल गई इंडिया गठबंधन की बैठक, अगली मीटिंग होगी 17 तारीख को। आपको बताते चले बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन में तारीख को लेकर कोई मान नहीं रहा था। कोई कह रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, तो ममता बनर्जी कही थी मुझे इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश ने भी यही कहा था। अब इस मीटिंग को 17 तारीख के दिन रखा गया। 17 तारीख के बाद इस मीटिंग में जो है यहाँ पर फैसला होगा कि आखिरकार कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, सीटें कितनी बटेंगी, और भी तमाम तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और वो इसलिए बनेगी अगर विपक्ष सच में एकजुट तेज़ हो जाता है, और मजबूती से होना पड़ेगा, तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। क्योंकि अगर मैं पिछली बार का वोट परसेंटेज देखूँ तो बीजेपी से बहुत ज़्यादा था विपक्ष का वोट परसेंटेज। एक बार फिर से आपको बता दे चले फिलहाल हमास ने इजराइल को दी चेतावनी। हमास बोला इजराइल को घुटनों पर ले आएंगे। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि इजराइल अपनी हरकतें नहीं रोकने वाला। आपको बता दें इजराइल लगातार गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने का सपना लिए हुए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर भड़कते हुए नज़र आ गए हैं जो है यहाँ पर हमास ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल को तबाह कर कर छोड़ेगा। सीधी सी बात यह है कि लगातार इजराइल हमास के लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं हमास में भगदड़ मची हुई है दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें फ़िलिस्तीनियों को बचाने के लिए हमास के लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। इसीलिए कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के लोग हमास को पसंद करते हैं। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस बोली ईवीएम बंद करो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी ये इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरे ईवीएम में तो कुछ नहीं है, जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए दोस्तों कि अगर लोकतंत्र बचाना है ख़ास कर तो उसके लिए ईवीएम को बैन करना बहुत ज़रूरी हो गया। सिर्फ इसलिए नहीं दोस्तों कि चुनाव इसी से हारते हैं मेन ईवीएम ही, लेकिन दोस्तों ईवीएम में घोटाले होते हैं, ईवीएम हैक भी हो सकती है। और आप समझिए जिस इंसान ने ये मशीन बनाई है ईवीएम चाइना, वो खुद ही यूज़ नहीं करता अपने इलेक्शन में इन मशीनों को। जापान इतना बड़ा देश है दोस्तों, और ख़ास करके अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, वहाँ पर भी बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता है। पता नहीं ईवीएम को दोस्तों क्यों यहाँ पर लाया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, लेकिन तब शायद कांग्रेस को ये नहीं पता था कि ईवीएम से इतनी बेईमानी होने लगेगी कि ईवीएम उनके लिए ख़तरा बन जाएगी जो लोग लेकर आए थे। और अब तो बीजेपी ने ईवीएम को बदनाम करके ही छोड़ा। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास और इजराइल की जंग में नया मोड़। अब जो है यहाँ पर कसाई बता डाला है नेतन्याहू को अर्दोगान ने। दरअसल आपको बताते चले तुर्की के राष्ट्रपति ने जो है यहाँ पर नेतन्याहू को बता दिया गाज़ा का कसाई। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू गाज़ा का कसाई है जो मासूम लोगों की जानें ले रहा है और उनको जान से मार रहा है। आपको बताते चले दोस्तों नेतन्याहू को एक हत्यारा और भी करार दिया गया है। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि फ़िलहाल मासूम लोगों की जान ले रहा है नेतन्याहू, इसलिए उसको गाज़ा का कसाई बताया गया है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि नेतन्याहू के कारनामे सबके सामने आ ही चुके। किस तरीके से हमले हो रहे हैं, कैसे जो है यहाँ पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या दोस्तों इस बात को भुलाया जा सकता है कि फ़िलहाल
जो हो ख़ास करके जो चीज़ें हो रही हैं उस पर अभी भी जो यहाँ पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है, बहुत सही हो रहा है या फिर तुम सही कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू जैसे लोग दोस्तों कहीं भी सत्ता में रहने लायक हैं, क्योंकि वो लोग खुद इजराइल के लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों, बढ़ गई जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, तमाम विपक्ष होगा एकजुट। कांग्रेस के हारने के बाद दोस्तों कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिल सकती है लोकसभा में। एक उल्टा कांग्रेस के लिए फ़ायदे का सौदा है। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा पिछली बार कांग्रेस तीनों राज्यों में चुनाव जीत गई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन दोस्तों लोकसभा में लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। इसका कारण आप जानते हैं? क्योंकि दोस्तों जब कांग्रेस ने सरकार चलाई तो लोगों के मन में एक बात आती है दोस्तों, जो लोग सत्ता में होते हैं, लोगों ने सोचा कि अरे यार कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही है इतने दिनों में यहाँ पर, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। लोगों के दिमाग में दोस्तों ये चीज़ें आ जाती हैं और फिर उन्होंने वोट क्या करा, पीएम नरेंद्र मोदी को दे डाला। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस को इसका फ़ायदा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं थी इन राज्यों में तो वो चुनाव जीती। और दोस्तों हर एक विश्लेषक यही कह रहा है कि इससे कांग्रेस को उल्टा फ़ायदा ही हुआ है। अब लोकसभा में दोस्तों अगर कांग्रेस जीत जाती है ना, तो ये समझकर चलिएगा दोस्तों कि कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी पूरे देश की ताकत। क्योंकि दोस्तों केंद्र में जो है दोस्तों वही है राजा। सिंपल सी बात ये, आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए दोस्तों आपको किसी की सरकार गिराना है और आप केंद्र में हैं, आपके लिए सरकार गिराना बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। और ये हम नतीजे देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई सिंधिया के बल पर पैसे देकर, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, पुडुचेरी में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई थी, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी ने कोशिश की पर वो नाकाम रही। लेकिन बीजेपी के पास इतना पैसा और ताकत कहाँ से आई? क्योंकि वो अभी दिल्ली की सत्ता में। अगर दोस्तों दिल्ली में इंडिया गठबंधन आ गया, उसकी जीत हो गई, तो फिर बीजेपी ख़त्म है, फिर तो उसके पास कोई ताकत ही नहीं है। ना वो दोस्तों किसी को ईडी के बल पर घेर पाएगी, ना सीबीआई उसकी सुनेगी। उल्टा दोस्तों इंडिया गठबंधन ताकत भर होकर बीजेपी की एक एक करके सारी सरकारें गिरा देगा। आप देख लेना, इंडिया गठबंधन भी वही करेगा बीजेपी के साथ जो खेल बीजेपी ने विपक्ष के साथ खेला है। इंडिया गठबंधन आपको पता नहीं अंदर बहुत सारा मलाल लेकर बैठा हुआ अपने दिल में। उसको पता है कि बीजेपी ने उसके नेताओं के साथ क्या क्या किया, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो शिवसेना के नेता हों, जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी, इन सब के ऊपर केस लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो बीजेपी को मज़ा चखाएगा और वो बताएगा कि देखो अब इन्हें लोकतंत्र की याद आ रही है। जब ये हम पर ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ करते थे तब इनके हिसाब से ठीक थे। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अब ये सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में हूती विद्रोहियों की एंट्री। आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा हूतियों का? आपको बता दें चले दोस्तों, हूती विद्रोही किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर भी ख़ास करके इस मामले में आगे निकल जाना चाहते हैं। हूती विद्रोहियों का सिर्फ एक ही मकसद दिखाई दे रहा है दोस्तों, किसी भी तरीके से इसको जीत लेना। हूती विद्रोहियों के पास दोस्तों अब कोई और मौका बचा नहीं है। हूती विद्रोही सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि उन्हें फ़लस्तीन के लोगों की मदद करना है, उन्हें सुरक्षित करना है। लेकिन ये चीज़ एक बहुत बड़ी है दोस्तों, ये एक सपोर्ट है, आप समझिए। इस सपोर्ट के बल पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कैसे घिर गया इजराइल। और इजराइल को एक चीज़ तो पता है, अगर उसको दोस्तों किसी भी मुद्दे पर आना है या फिर कहीं ना किसी टेंशन है, तो मुझे एक चीज़ साफ दिखाई देती है, इजराइल हो या फिर फ़लस्तीन हो दोस्तों, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और आप समझ लीजिए ये एक मैटर, एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल और फ़लस्तीन के इन मुद्दों के ऊपर पूरी तरीके से घिर चुका है जो है यहाँ पर दोस्तों, खास कर इजराइल। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो आपको आगे भी मिलते रहें और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें।